Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh Rainwal. I hope you all are well at your home. Today we will study about the chapter number first of history, that is modern period in Indian history, when, where and how. Dear students, you know that we have discussed that history is divided into three category कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने कि हिस्ट्री को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट एंशेंट हिस्ट्री, नंबर सेकंड मिडाइवल हिस्ट्री एंड नंबर थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंशेंट हिस्ट्री इन क्लास 6 एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिडाइवल हिस्ट्री in class 7th, but in this class we will discuss about the modern history. Okay, now let's start the chapter. Dear students, by the end of this chapter you will be able to understand that the beginning of the modern period in India was not an isolated incident. Rather, it was shaped and influenced by world events like the Renaissance and Industrial Revolution. And you will be able to learn that historians have been able to reconstruct the development like nationalism, humanism, industrialization, and so on through sources like books, newspapers, magazines, government records, diaries, and account of travelers and historical structure. It means कि इस चैप्टर से आपको कि हमारी जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ हिस्ट्री में वो कैसे हुआ स्टार्ट, इसके अलावा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से सोर्सेज है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, डायरीज, अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे. एंड हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म एंड रेनेसेंस पीरियड, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. Now modern period in Indian history. This chapter deal with the modern period in Indian history. Its beginning and the factor which enabled historian to call it modern. It also explain the various sources of history which help us to gather information about this period. It also highlight the various external influence which shaped India's modern period. कि इस चैप्टर में हम कि हमारे वेरियस सोर्सेज है कि उनसे हमें कैसे इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, कैसे हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि बाहर से जो कुछ कंट्रीज है हमारे इंडिया में आई, लाइक ब्रिटिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर आके हमारे इंडिया में ट्रेड किया, उनका क्या इफेक्ट रहा, इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इन हिज बुक व्हाट इज हिस्ट्री, the famous historian E.H. Carr. E.H. Carr is a historian and his book was What is History? It states that history is an unending dialogue between the past and the present. कि E.H. Carr के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट के बीच में अनएंडिंग डायलॉग से कि जो पास्ट में जो इवेंट्स हुई उनको हम प्रेजेंट में कैसे कनेक्ट करते हैं उनको. For instance, it means for example, there are 28 states and 9 in 8 present, only 8 union territories are in India. So, dear student, please correct this. 8 present, 8 union territories in India. But to understand how these states were formed and how India became a nation, we need to go back to history. कि so 28 states जो फॉर्म हुए वो प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज ये कैसे फॉर्म हुई है. हमारी जो कंट्री है उनको सारी इंटीग्रेटेड किया गया, उनको यूनाइट किया गया, सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को, और एक नेशन कैसे बना उसके जानने के लिए हमें पास्ट इवेंट्स है उनकी स्टडी करनी होती है. देयरफॉर स्टडिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स दैट वी शेप्ड द प्रेजेंट.
इसलिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो भी पास्ट में इवेंट्स हुई, जो भी पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ, उनको हम एट प्रेजेंट में उसको लिंक करके उनको हम अभी उससे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉर्ट आउट कर सके, उनको हम सॉल्व कर सके और हमें इंफॉर्मेशन मिल सके उनसे हमें। However, history is also written in different ways, and the knowledge about the past is passed on to us in the manner it was written। बल्कि हिस्ट्री को डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे कुछ हिस्ट्री हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में, कुछ जो भी रूलर्स हुए, जो भी किंग्स हुए, उन्होंने अपने जो विक्ट्रीज है उन्होंने इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखी। उन्होंने इंस्क्रिप्शन मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन, कि स्टोन्स के ऊपर अपना रिकॉर्ड लिखा। इसके अलावा कुछ जो रूलर्स है, किंग्स है, उन्हें अपने नेम से कॉइन्स इशू किए। बट एट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड मैनी हिस्टोरियन राइट द बुक। हिस्ट्री इज ऑफन रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और हिस्ट्री हमारी क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज की हुई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स chronological order is a way of arranging actions, events or things according to the time they occur। it means chronological order, जो ऑर्डर है वो कि जो भी इवेंट्स, जो भी थिंग्स, जो भी एक्शन हुआ है उनको उस टाइम के अकॉर्डिंग में अरेंज करना, कि जो सबसे पहले इवेंट हुई उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद में जो इवेंट हुई उसको उसके बाद में हमें इसको अरेंज करना, वो होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Chronological writing of history came into practice in India in early 19th century with James Mills, A History of British India। जेम्स मिल्स नेम की हिस्टोरियन, उन्होंने एक बुक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री इज डिवाइडेड into three category। Indian history is divided into three category: Hindu, Muslim and British period, बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के बाद में द इंडियन हिस्टोरियन चैलेंज दिस डिवीजन, कि जो भी हमारे इंडियन हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन मीन्स अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, कि ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, दैट उन्होंने इस डिवीजन को चैलेंज किया एंड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू From description of king and dynasties, history moved ahead to incorporate social, cultural and economic changes in the society, to incorporate the life, history and issues of common people। It means कि when we talk about the ancient history, many kings of many dynasties, and at present in modern, when we compare both, many changes took place in the history and society improved and human being also developed and many other development took place in our society that we will discuss in this chapter later। Now transition to the modern period, कि हमारा मॉडर्न पीरियड में हमें ट्रांजिशन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेडाइवल पीरियड से हम मॉडर्न पीरियड में हुआ वो कैसे हुआ। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th century was followed by the emergence of a number of smaller regional kingdoms। it means कि द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, कि व्हेन द Aurangzeb was died on 1707। After the death of Aurangzeb, it may be that the decline period of Mughal Empire was started, कि औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन पीरियड है वो स्टार्ट होता है, और हमारा वहीं से हमारा मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट होता है। एंड इस टाइम पे बहुत सारे जो स्मॉलर किंगडम थे, जो बहुत सारे ऐसे स्मॉलर किंग थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया और एक न्यू किंगडम एस्टेब्लिश किए, और इससे बहुत सारे नए किंगडम्स है वो एमर्ज हुए।
The period also witnessed the advent of European traders from nations such as Britain, French, Portugal, and the Netherlands entering and establishing their trading post. And this time, when the Mughal period was declined, many other countries came to India for the purpose of trading, like Britain, French, Portuguese, and Netherlands, and so on, and established their trading companies here, like East India Company. Of these, the English and the French companies went ahead and secured a few territories in India in the 18th century. कि इंग्लिश इट मीन्स ब्रिटेन एंड फ्रेंच कंपनीज यहाँ इंडिया में आई, अपनी ट्रेडिंग कंपनीज है एस्टेब्लिश की, और उन्होंने हमारे कुछ टेरिटरीज है, टेरिटरीज मतलब रीजन, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया. दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो फ्रेंच रिवाइवलरी. और इस कारण इंग्लिश इट मीन्स ब्रिटेन और फ्रेंच दोनों में रिवाइवलरी, दोनों में डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए. It ended with the establishment of the British Dominion, and in this rivalry between British and French, the French was defeated by British, and British company established their dominion power. The British then began द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी, और उसी के साथ ब्रिटिश ने अपनी जो पावर है उसको और आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और आगे न्यू ट्रेडिंग कंपनीज है वो सेटअप करना स्टार्ट कर दिया. द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. Two battles took place between Nawab of Bengal and British companies. That number first battle of Plassey in 1757 and second battle of Buxar in 1764. And in both battle, the Nawab of Bengal, defeated by the British, gave them complete control of the Bengal provinces. और इन्हीं टू बैटल्स में डिफीट होने के बाद में बंगाल के नवाब अपनी पावर कंप्लीट रूप से खो चुके थे, एंड ब्रिटिश कंट्रोल द ऑल बंगाल, मेकिंग इट ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना लिया उसमें. द ब्रिटिश ग्रेजुअली टुक ओवर द रूल ऑफ एंटायर सब कॉन्टिनेंट, और यहीं से धीरे धीरे ब्रिटिश ने हमारे पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये इंडिया में ये माना जाता है कि हमारे जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है वो इन्हीं टू बैटल में डिफीट होने के बाद में बंगाल के जो नवाब डिफीट हो गए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अपनी हमारी टेरिटरीज पे कंट्रोल करना स्टार्ट हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सेटअप की. उसी के साथ में हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. The development in India did not take place in isolation. There were a whole lot of changes taking place all over the globe simultaneously. It means during the modern period several major development took place. कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, कोई एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं हुआ. मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. लेट्स लर्न अबाउट वन बाय वन, कि वन बाय वन हम उसके बारे में पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. फर्स्ट मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इन मॉडर्न हिस्ट्री द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग. इट मीन्स कि जो पहले हमारा वर्क एग्रीकल्चर पे डिपेंड था या हैंडीक्राफ्ट डिपेंड था, उससे हम जो प्रोडक्शन है अब मशीन से करना स्टार्ट हो गए, और हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई. वो क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द 18th century इन इंग्लैंड एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट टाइम
जो स्टार्ट हुआ वो है 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से, और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऑल ओवर कंट्री में ये स्प्रेड हो गया। गुड्स वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, कि मशीन्स के थ्रू जो गुड्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो बनना स्टार्ट हो गए। एज इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, पीपल स्टार्टेड लुकिंग टू एक्सपोर्ट मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट। सच मार्केट कुड बी फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। इट मीन्स कि जब मशीनरी डेवलप हो गई, मशीन से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए, इसका प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई, और उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को सेल करने के लिए ब्रिटिश कंपनीज है वो मार्केट में सर्च में लग गई, और उनको ऐसा मार्केट हमारी कॉलोनीज लाइक इंडिया में ऐसा मार्केट मिला जहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सके, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आके सेल करने लग गई कंपनीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनीज। नाउ इफेक्ट्स, कि इसके इफेक्ट्स क्या रहे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द यूज ऑफ कोल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव द मशीन मेड मास प्रोडक्शन ईजी एंड मोर इफिशिएंट, कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। इसके अलावा कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी है उसका हमने डिस्कवरी की, और उससे हमने एनर्जी प्रोड्यूस की और मशीन्स बनाई। इससे हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में बनना स्टार्ट हो गए। इट मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ग्रोथ हुई। सेकंड, न्यू प्लेसेज वर डिस्कवर्ड, कुछ नए प्लेसेज डिस्कवर किए गए, कुछ नए इन्वेंशन लाइक व्हील, स्टीम इंजन एंड वेविंग मशीन्स एटसेट्रा, बहुत सारी से मशीनरी डेवलप हुई। नाउ सेकेंड पॉइंट, नेशनलिज्म। अब मीन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि फर्स्ट टाइम जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग डेवलप हुई वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन दोनों के कारण यहाँ पे नेशनलिज्म डेवलप हुई, और यहीं से फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप हुई। अब मीनिंग, नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेशन स्पेशली with the aim of gaining and maintaining the nation sovereignty। इट मीन्स कि नेशनलिज्म क्या है, कि नेशनलिज्म है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की, हमारी जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी इंडिया के प्रति हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो आइडिया है उनको हम और आगे ग्रोथ करें। हम हमारी जो हमारी सिटीजनशिप है, हम इंडियन है, उसकी हम फीलिंग को आगे और डेवलप करें। हमारी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, हमारे कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, उनको हम आगे और डेवलप करें। इसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म रोज इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप, कि ये फीलिंग भी फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी यूरोप से डेवलप हुई। इट वॉज डिफाइंड बाई वंस फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टूवर्ड देयर ऑन कंट्री, कि वही कि एक कंट्री के प्रति उसका जो लव, उसकी लॉयल्टी है, उसको ये डिफाइन करता है। वाइल दिस डेवलपमेंट वर टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लैंड ट्राई टू कंसोलिडेट इट्स होल्ड ओवर द इंडियन टेरिटरीज थ्रू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, हमारे उन कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में, दूसरे पार्ट में नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप हो रही थी। उसी टाइम ब्रिटिश कंपनीज है हमारे इंडिया को, हमारे सेंट्रलाइज, इट मीन्स कि हमारी कंट्रीज को कंट्रोल कर रही थी, हमारे कंट्रीज पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रही थी, और इसी कंट्रोलिंग के कारण हमारी इंडियन सिटीजन्स में नेशनलिस्ट की फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गई। The British concept of centralized rule brought political unity in India and thereby fostered the spirit of nationalism in the late 19th century, कि जो ब्रिटिश का जो कंसेप्ट था कि इंडिया को हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, इट मीन्स इंडिया को हम पूरा कंप्लीट रूप से कंट्रोल कर लेंगे, और हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कंट्रोल करेंगे। इसी कारण हमारे धीरे धीरे हमारे इंडियन सिटीजन्स में भी नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो धीरे धीरे डेवलप हुई, और आगे ये डेवलप हुई कि 1947 में इंडिया क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंस कंट्री। इट मीन्स नेशनलिज्म इज ए प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन पीपल्स लॉयल्टी एंड लव टूवर्ड देयर कंट्री। इट इज ऑफन एज द फीलिंग ऑफ टुगेदर अमंग द पीपल्स बिलोंगिंग टू द सेम हिस्टोरिकल, cultural or political background. Now third point, that is Renaissance. Renaissance
period in Europe lasted from 14th century to the 17th century कि जो रेनेसेंस पीरियड है वो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुआ। रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ, वापस पुनर्जन्म। इट मीन्स कि कोई हमारे जो आर्ट स्टाइल या लिटरेचर स्टाइल है जो पहले लगभग ख़त्म हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, उसको वापस एमर्जेंस करना है ना, एमर्ज करना उसको। यूरोप विटनेस रीबर्थ, रीग्रोथ और रिवाइवल इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर की रेनेसेंस पीरियड है वो भी फर्स्ट टाइम यूरोप से स्टार्ट हुआ और यूरोप में वापस कुछ नए आर्ट, लिटरेचर एंड अदर फील्ड में वापस रिवाइवल मीन्स पुनर्जन्म, वापस उनमें रीग्रोथ हुआ उनमें। लाइक फर्स्ट रिवाइवल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड आर्ट वाज फ्लैट एंड लिटिल सेंस ऑफ डेप्थ। And second, revival of literature. The revival of literature took place with the invention of printing press. कि लिटरेचर है कि एंशियंट टाइम में हमने पढ़ा था कि रामायण, महाभारत, कुछ अदर रिलीजियस बुक्स लिखी गई, जैसे वेदास, 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बट slowly this literature form was declined, but in the Renaissance period, the literature was revival and printing press was introduced. The invention of printing press revolutionized the production of books, newspaper, and pamphlets. Now, effects of the Renaissance period: people expressed themselves through art, science, architecture, music, religion and literature. सेकेंड इफेक्ट, देयर एक्सप्रेशन वर बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई। प्रिंटिंग से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। इस कारण उनके आइडियाज़, उनके थॉट है वो दूसरे पीपल्स के पास पहुंचने लग गई। उनके पास हमारी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। दिस मूवमेंट डेवलप ए स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी अमंग द पीपल एंड ऑल्सो लेड एन इम्पैक्ट ऑन देयर बिलीफ एंड आइडियाज़। कि इक्वलिटी की जो स्पिरिट है उसको भी धीरे धीरे इस प्रिंटिंग प्रेस ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे बिलीफ से वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you understand the chapter that we studied today, and the next part will be very soon. Thank you.